नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का HR7 क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रभु दयाल वर्मा। आज हम NCERT एंड RBSE गणित कक्षा 9 के अध्याय 1 के निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमने प्रश्नमाला 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आइए इसी कड़ी में हम प्रश्नमाला 1.2 को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। आए दोस्तों, इसी कड़ी में हम प्रश्नमाला 1.2 पर चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम करते आ रहे हैं उसी प्रकार हम किसी भी प्रश्नमाला को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 1.2। तो दोस्तों कहने गए दोस्तों इनको हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक पढ़ेंगे हम आज पाइथागोरस दोस्तों, पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग समकोण त्रिभुज में किया जाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका 90 डिग्री का कोण हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज। आइए दोस्तों उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा कि एक समकोण त्रिभुज में कितनी डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण। जैसे दोस्तों कोई बिंदु है ए, कोई त्रिभुज है ABC, कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होगा दोस्तों? ये 90 डिग्री का। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम समकोण त्रिभुज में कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। सबसे लंबी भुजा क्या होती है दोस्तों? इसकी कर्ण होती है। ये होता है इसका आधार और इसी प्रकार ये होता है लंब। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है कि एक समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण में संबंध को दिखाता है। क्या दिखाता है दोस्तों? आधार, लंब और कर्ण में संबंध दिखाता है। कहीं न कहीं तीनों संबंध के द्वारा कहीं न कहीं को ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों ज्यादा चर्चा न करते हुए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं कि ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर और क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कभी किसी संख्या में बराबर हो, इधर भी स्क्वायर हो उधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं? उस बराबर वाली संख्या में क्या करते हैं? रूट लगा देते हैं। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार का स्क्वायर बराबर प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? रूट। तो दोस्तों हमारा कर्ण क्या होगा? रूट में क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। तो आइए दोस्तों मैं इसे त्रिभुज के द्वारा समझने की कोशिश करता हूँ। मैं या लगा के लिख सकता हूँ। दोस्तों मेरा कर्ण क्या हो गया इसमें? AC, तो मैं लिखूंगा AC का स्क्वायर। दोस्तों इसी प्रकार मेरा आधार क्या हो गया? BC, तो मैं BC का स्क्वायर लिखूंगा प्लस मेरा लंब क्या है? AB का स्क्वायर। तो दोस्तों AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका रूट हटा देंगे, रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। तो दोस्तों हम प्रश्नमाला 1.2 में कहीं न कहीं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, इसी के आधार पर प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमने बेसिक रूप से पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ा। आइए दोस्तों इसी कड़ी में अगले बिंदुओं को पढ़ने की, जानने की कोशिश करते हैं। अगला बिंदु क्या कहता है दोस्तों? आप सबने पढ़ रखा होगा। एक होती है हमारी परिमेय संख्या, जिसे कहते हैं दोस्तों रेशनल नंबर। तो इसे हमने जाना भी है। तो मेरी कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो तथा जहां P व Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर किसके नहीं होना चाहिए? 0 के नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमने इनके उदाहरण भी देखे थे। तो हमें परिमेय संख्या जानते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। इसी प्रकार हमने संख्या भी जानी थी अपरिमेय संख्या, जिसे किसमें नहीं लिखा जा सकता? इरेशनल नंबर कहा जाता है दोस्तों। तो कौन सी संख्या? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तथा यहां भी क्या नहीं होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमने पहले ही चर्चा कर रखी कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। आइए दोस्तों इसी कड़ी में एक संख्या को और जानते हैं। एक संख्या क्या है हमारी? वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ये दोस्तों होता है रियल नंबर।
तो ये कौन सी संख्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से, किससे से दोस्तों? संख्याओं के संग्रह से जो संख्या प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है दोस्तों? वास्तविक संख्या कहलाती है। दोस्तों परिमेय वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या कौन सी कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? या तो परिमेय वास्तविक संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या, या फिर क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो इन दोनों के संग्रह से जो संख्या प्राप्त होती है वो कौन सी संख्या कहलाती है दोस्तों? वास्तविक संख्या कहलाती है। आइए दोस्तों इसी कड़ी में हम अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इनको समझने में आसानी रहे। दोस्तों एक बिंदु क्या कहता है? महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, इनको याद रखना है। कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों पहला बिंदु क्या है कि दोस्तों हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? 1.2 में संख्या रेखा पर। किस पर? संख्या रेखा पर। और संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को प्रदर्शित करना, उनका स्थान निर्धारण करना, तो कहीं ना कहीं इस वास्तविक संख्या के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखो प्रत्येक वास्तविक संख्या को किस पर दोस्तों? संख्या रेखा पर। दोस्तों प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार एक बिंदु क्या कहता है कि प्रत्येक की संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। दोस्तों इन बिंदुओं के द्वारा कहीं ना कहीं अध्याय के प्रश्नों को करने में आसानी रहेगी। दोस्तों आइए इसी कड़ी में हम प्रश्न उदाहरण नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कहते हैं दोस्तों? उदाहरण नंबर 3 कहता है अपना कि संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया, अब उसी के प्रयोग से हम रूट 2 का क्या करेंगे? स्थान का निर्धारण करेंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को करना बहुत आसान है। एक बार क्या है दोस्तों इनका बेसिक पता चल जाए तो हम किसी भी संख्या का क्या है? स्थान निर्धारण कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम उसी प्रकार किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध बताता है? एक सूत्र का निर्माण करता है, उसके द्वारा हम कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं, आधार का पता लगा सकते हैं और इसी प्रकार लंब को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों संख्या रेखा पर कितने का मान चाहिए अपने को? रूट 2 का मान। तो कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। कोई बिंदु है ओ ए बी दे रखा है मान लो, तो हमें क्या चाहिए? रूट 2 का मान चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं आधार को कितना मान लूं? 1 और लंब को भी कितना मान लूं? 1, तो आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, इसका रूट कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 + 1 बराबर कितना होगा? रूट 2। और दोस्तों मेरे को चाहिए भी क्या था? रूट 2 ही चाहिए था। तो मेरा स्थान क्या हो जाएगा? रूट 2 से स्थान निर्धारण हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ। OB कितना है मेरा? OB का स्क्वायर बराबर होगा OA का स्क्वायर प्लस क्या होगा? AB का स्क्वायर। तो मैं इसको रूट हटाने के लिए क्या करूंगा? इसका रूट अंडररूट कर दूंगा। OB क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। तो दोस्तों मान रख दो इसका कितना है? 1, इसका भी कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट 2। ये कितना आ जाएगा दोस्तों? रूट 2। तो दोस्तों हमने
पाइथागोरस प्रमेय से रूट 2 का मान निकाले। आए दोस्तों, इसी को हम किस पर करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों आइए इसे रूट 2 को किस पर करेंगे, संख्या रेखा पर निर्धारण करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक संख्या रेखा का निर्माण बना करते हैं। अब दोस्तों एक प्रश्न ये भी होता है, संख्या रेखा कितनी खींचनी है। एक हम जानते हैं कि रूट 2 का मान कितना होता है दोस्तों, रूट 2 का मान होता है बराबर 1.414 के लगभग। क्या होता है दोस्तों, 1.414 के लगभग होता है। तो कम से कम अपने कितने चाहिए, 3 बिंदु। तो प्लस में लेंगे, 3 ले लेंगे ऋणात्मक में। तो दोस्तों हम कितने लेते हैं, 3 पर 3 तो लेते हैं प्लस में, और 3 लेंगे माइनस में। 1 2 और 3। इसी प्रकार 1 2 और 3। तो आइए दोस्तों हमारा स्थान क्या होगा, रूट 2 का निर्धारण हो जाएगा। तो दोस्तों अब जैसा मैंने पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर रूट 2 का मान निर्धारण किया था ना, उसी के आधार पर हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ओ बिंदु कहाँ होगा दोस्तों, मेरा ओ बिंदु यहाँ होगा, और ए बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा। जैसा इसका मान कितना है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर, तो इसका भी लंबी भी कितना देगा, 1। तो दोस्तों मैं भी यहाँ भी क्या है, 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचूंगा। मान लो मेरी 1 सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि मैं बिंदु ओ को किससे मिलाऊंगा, ओ ए बी से मिला दूंगा। तो दोस्तों जैसा मैंने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया था, उसी प्रकार मैंने यहाँ बनाया। तो मेरा दोस्तों ये किसको निरूपित करेगा, रूट 2 को प्रदर्शित करेगा। किससे करेगा दोस्तों, ये रूट 2 को प्रदर्शित करेगा। अब दोस्तों करना क्या है कि प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, और कहाँ तक चाप काटना है दोस्तों, बी तक, बी बिंदु तक चाप काटेंगे, और कहीं ना कहीं इसको यहाँ लेके जाएंगे। तो कहाँ पे आएगा ये दोस्तों, 1.414 के लगभग, यानी कि 1.5 से कम रहेगा। तो दोस्तों आप जैसे यहाँ से प्रकार की नोक को यहाँ रखे, चाप कहाँ तक काटना है, रूट 2 का। एक बिंदु रूट, यहाँ कितना मान है, रूट 2 का। स्थान भी किसका निर्धारण करना है, रूट 2 का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ रखोगे आप बिंदु से चाप भर के, तो कहीं ना दोस्तों कहाँ आएगा, ये 1.5 से कम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लो कोई पी बिंदु है, अरे किसको निरूपित कर रहा है, निर्धारित कर रहा है, ये कर रहा है निर्धारण, रूट 2 को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों संख्या रेखा पर जो रूट 2 का स्थान निर्धारण करना बहुत आसान है। क्या करना है, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से रूट 2 का मान ज्ञात करेंगे। जैसे ही याद करेंगे उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे। जितना मान आपने यहाँ रखा है उसी मान को यहाँ रखेंगे, और आप जितना आपके मान है उसी प्रकार की सहायता से उस बिंदु के द्वारा रूट 2 का मान आपका निर्धारण हो जाएगा। आइए दोस्तों इसी को हम हल में लिखने की कोशिश करते हैं। अतः बिंदु P रूट 2 को निरूपित या प्रदर्शित करता है। दोस्तों हमने रूट 2 को इस संख्या रेखा पर निरूपित किया या निर्धारण किया। आइए दोस्तों इसी कड़ी में उदाहरण नंबर 4 के द्वारा रूट 3 का निर्धारण करते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आपको आसानी रहे। दोस्तों इनको बार बार अभ्यास करने के द्वारा आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसी कड़ी में उदाहरण नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण 4 कहता है दोस्तों, वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। दोस्तों वास्तविक संख्या रेखा को हम संख्या रेखा कहा कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या रेखा को हम संख्या रेखा भी कहते हैं। इसलिए क्या पूछा गया है कि वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। दोस्तों जैसे हमने रूट 2 का स्थान निर्धारण किया था उसी प्रकार हम किसका करेंगे, रूट 3 का स्थान निर्धारण करेंगे। दोस्तों रूट 3 का भी स्थान निर्धारण करना बहुत आसान है। करना क्या है दोस्तों, जैसे अब प्रश्न ये होता है कि रूट 3 कैसे आएगा अपने पास, हमने किसका प्रयोग करना है, पाइथागोरस का करना है, पर रूट 3 कैसे आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज के द्वारा क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं अगर इसको 1 मानूं, इसको 2 मान ले, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर,
इसमें रूट में डालो दोस्तों, कितना हो जाएगा 1 + 4 कितना हो जाता है 5। कितना हो जाता है दोस्तों √5। नहीं अपने को चाहिए कितना √3। तो दोस्तों मेरा एक कहीं ना कहीं दो संख्याओं में एक को भी अगर 2 लेते हो तो भी आपका मान क्या नहीं आता है 5 आता है। तो √5 तो √3 से क्या है अधिक हो गया, तो ये मान तो कभी भी नहीं हो सकता। आप पॉइंटों में इसका आंसर ले नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं अपने को कितना आना चाहिए √3 आना चाहिए। तो मैं एक कोशिश और करता हूँ, अगर दोस्तों मैं आधार को कितना ले लूँ √2 ले लूँ, कितना √2, और लंब को कितना ले लूँ 1 ले लूँ, तो बताओ रूट से रूट स्क्वायर से रूट कट गया, बचा कितना 2 + 1 कितना रह जाएगा √3। तो ये दोस्तों अपना क्या हो जाएगा √3। जो मेरे को चाहिए था वो क्या आ गया √3। तो मैं आधार को कितना मानूं √2 मान लूं, जो मैंने उदाहरण नंबर 3 में किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों इस प्रश्न को हम हल करते हैं। पाइथागोरस से अब दोस्तों आप आधार को कितना माने √2। तो पहले उदाहरण नंबर 3 को समझने की कोशिश करो दोस्तों। कहीं ना कहीं मेरा उदाहरण नंबर 3 क्या था OA, दोस्तों आपने B माना था इसको, तो इसका मान कितना आया था दोस्तों √2। अगर आप दोस्तों इसको आधार मानोगे तो कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज कहाँ बनेगा दोस्तों, तो यहाँ से 90 डिग्री कोण का खींचो, यहाँ से 90 डिग्री कोण खींचोगे तो कहीं ना कहीं अपनी आकृति कैसे प्राप्त होगी दोस्तों, क्योंकि आप आधार इसको मान रहे हो तो आपका लंब होगा, फिर क्या होगा कर्ण होगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको आधार मान तो आपका आधार क्या हो जाएगा OB। तो दोस्तों मैं क्या लूंगा आधार OB, ये O और B और आगे कितना आ जाएगा कोई बिंदु D मान लो। तो मेरा आधार क्या है दोस्तों, अब कोई आधार नहीं, मेरा आधार क्या है OB है। OB आधार होने पर लंब क्या मानूं मैं लंब मान रहा था दोस्तों, मान लो 1 था, तो मेरा कितना आ गया था √3 आ गया। तो दोस्तों इसी को मैं क्या है सूत्र के द्वारा करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों OD का स्क्वायर क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस क्या होगा BD का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हटाने के लिए क्या करूंगा OD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों OB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर। तो दोस्तों OB कितना लिया मैंने मान लो √2 आधार मान लिया, ये कितना है 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट से दोस्तों स्क्वायर कर जाता है आप जानते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 + 1 और कितना हो जाएगा √3। 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है। तो OD कितना आ गया मेरे पास दोस्तों OD आ गया, OD का मान आ गया √3। और मेरे को चाहिए भी क्या है स्थान निर्धारण में संख्या रेखा पर √3 ही चाहिए, अर्थात मेरा प्रश्न आसान हो गया है, मैं √3 का स्थान निर्धारण कर सकता हूँ। पर दोस्तों मैंने किया कैसे कि मेरे को पहले ही मालूम था पिछले उदाहरण में कि √2 का मान कैसे आता है, 1 का मान यहाँ रखा, फिर 1 लेने पर मेरा रूट का 2 मान यहाँ पे आया। अब मैं क्या है दोस्तों इसको क्या मान रहा हूँ आधार मान रहा हूँ, तो मेरा लंब क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री का कोण ऐसे होगा। अब ये मेरा लंब हो गया, ये क्या होगा दोस्तों मेरा कर्ण होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब इसको करने की कोशिश करते हैं दोस्तों संख्या रेखा। अब एक और प्रश्न है कि दोस्तों √3 में संख्या रेखा को कितनी खींची जाए। तो दोस्तों हम जानते हैं √3 का मान कितना होता है 0.732। तो दोस्तों कहीं ना कहीं +3 में और -3 में अपनी संख्या रेखा आराम से स्थान निर्धारण हो जाएगा। तो दोस्तों इसी की प्रकार हम संख्या रेखा का निर्माण करते हैं। ये संख्या रेखा खींच ली मैंने, दोस्तों यहाँ मैं बिंदु डाल देता हूँ 0। अब 3 यहाँ ले लो 1 2 और 3। इसी प्रकार दोस्तों आप प्रकार स्केल की सहायता से बनाओगे तो आपको आसान तरीके से अच्छे से बन जाएगा। -1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। दोस्तों आइए संख्या रेखा पर स्थान किसका √3 का स्थान निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि √2 का स्थान निर्धारण कैसे हुआ था, यहाँ 1 मानने के बाद मेरे 1 सेंटीमीटर पे यहाँ हुआ था √2 का निर्धारण। तो ये मेरा √2 था, बिंदु क्या था दोस्तों B बिंदु, ये बिंदु हो गया A। अब दोस्तों √3 में मैंने इसको किसको माना है आधार, इसको आधार माना है। तो मेरा लंब क्या होगा दोस्तों कि आप प्रकार की सहायता से इस पे क्या है 90 डिग्री का कोण बनाओगे
तो एकदम सीधा बनेगा इसमें, तो कितना होगा, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ये 90 डिग्री का कोण बन गया दोस्तों। अब लंब क्या हो गया, मैंने इसको 1 सेंटीमीटर माना, तो कहीं ना कहीं किसको निरूपित करेगा, ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा √3 को, किसको दोस्तों, ये √3 को निरूपित करेगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भी यहाँ आसान तरीके से हल हो गया है। किया क्या था दोस्तों, मैंने आधार कितना माना था, इसका आधार वो भी कितना है, √2। लंब कितना है दोस्तों इसका, अब लंब क्या होगा दोस्तों इसका, BD लंब है, सिवाय किसके, पहले तो क्या था अपना OB AB क्या था, लंब था, पर अब इसमें √3 में अपना लंब क्या है, BD है। तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √3, जो दोस्तों मैंने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है। तो दोस्तों जैसे उदाहरण नंबर 3 में किया था, उसी प्रकार इसके भी हम यहाँ पे प्रकार की नोक के द्वारा कहां तक चाप भरेंगे, √3 के तक, बिंदु D तक चाप भरेंगे। और चाप भरने पर आप जब इसका मिलान करोगे तो कहीं ना कहीं कहां मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा 2 से कम। कहां मिलेगा दोस्तों, ये यहाँ के, तो बिंदु ये वाला तो कहां दोस्तों निर्धारण कर रहा है, बिंदु P को, और इसको दोस्तों मान लो बिंदु Q। तो बिंदु Q किसको निर्धारण कर रहा है, √3 को। तो दोस्तों इसी को हल में लिखने की कोशिश करेंगे। अतः बिंदु Q √3 को कहते हैं प्रदर्शित करता है। दोस्तों हमने आसान तरीके से उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 को समझा। इन प्रश्नों को करना बहुत आसान है। तो करना क्या था, सीखना ये था कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कैसे करते हैं, किन संख्याओं का प्रयोग करके √2 का मान, √3 का मान निर्धारण कर सकते हैं। जैसे √3 का मान निर्धारण करने के लिए मैंने पहले माना 1 माना, परंतु जैसे मैंने इस संख्या में एक अधिक बनाई, मेरा क्या आंसर कितना आ गया था, 5। तो कहीं ना कहीं मेरे को √2 लेना पड़ा, जब जाके मेरा कितना आया, √3 आ गया। तो √3 आते ही पाइथागोरस प्रमेय से प्रश्न करना आसान हो गया। करना क्या था, अब इसको नया आधार कितना हो गया, वो भी अपना नया आधार हो गया। लंब कितना हो गया, मैंने लंब कितना माना था, 1 सेंटीमीटर माना था। तो मेरा क्या हो जाएगा, करण क्या आ गया, OB बराबर कितना आ जाएगा, √3, जो किससे आया था, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए दोस्तों इसी कड़ी में हम प्रश्नमाला 1.2 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। दोस्तों निरंतर अभ्यास करते रहिए, निरंतरता आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आइए दोस्तों इसी कड़ी में प्रश्नमाला 1.2 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न 1 को समझते हैं। प्रश्न 1 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्नमाला 1.2 का प्रश्न 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों को बताइए कि कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। गलत सही है, उत्तर दीजिए। दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को बताइए कि कौन से सत्य और कौन से असत्य हैं। अब बताना क्या है, तर्क भी देना है। तो कथन ए क्या कह रहा है उसको देखिए। कथन ए कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। दोस्तों मैंने जिसे परिचय में बताया था कि वास्तविक संख्या किसका संग्रह होती है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। तो कहीं ना कहीं या तो कौन सी संख्या होती है, परिमेय या अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या कह रहा है, तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों ये क्या है, ये सत्य होगा। इसका हल क्या होगा दोस्तों, कि ये हल क्या होगा दोस्तों, सत्य। चूंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। दोस्तों
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। सही है, क्यों है, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं की क्या होती है दोस्तों, समूह होती है। आइए दोस्तों इसी प्रकार खत्म हो गया, कहता है दोस्तों संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होती है, जहां एम एक क्या है, प्राकृतिक होती है। अब दोस्तों इस प्रश्न को समझने की संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसमें होना चाहिए, रूट 5 एम के रूप में होती है, जहां एम क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है दोस्तों, ऐसी संख्या जो कहां से स्टार्ट हो, एक से स्टार्ट हो और कहां तक जाए, अनंत तक जाए, वो संख्या कौन सी थी दोस्तों, की प्राकृत संख्या कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ देखो कहीं ना कहीं रूट 4 का मान कितना आ जाएगा, 2। इसी प्रकार आपको इसको क्या है, निरूपित कर सकते हैं। इनमें कहीं ना कहीं आप जैसे ही ऋणात्मक में आओगे तो कभी भी क्या नहीं होगी, ऋणात्मक संख्या किसमें नहीं आएगी, प्राकृत संख्या में नहीं आएगी। अर्थात जैसे -3 का उदाहरण लो, -3 क्या है, एक वास्तविक संख्या तो है, वास्तविक संख्या तो होगी दोस्तों, क्यों होगी कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो सभी संख्या क्या है, ये वास्तविक संख्याएं तो है, परंतु -3 कभी भी क्या नहीं आएगी, √3 किसी भी रूट का मान क्या नहीं है, -3 ही है। अर्थात -3 किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। अर्थात ये कथन क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। तो दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं, इसका हल होगा दोस्तों असत्य। लिखो दोस्तों, चूंकि -3 एक क्या है, वास्तविक संख्या तो है, संख्या तो है, परंतु यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं। दोस्तों आप भी जानते हो कि कभी भी क्या है, माइनस में नहीं हो सकती संख्या, तो ये कथन क्या होगा दोस्तों, असत्य होगा। आप जानते हो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो कहीं ना कहीं अब कथन 3 को देखते हैं दोस्तों। कथन 3 क्या कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती। अब दोस्तों कथन क्या 3 क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या। तो दोस्तों हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसका संग्रह होती है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है। तो दोस्तों ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्यों होगा दोस्तों, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इसका लेकिन दूंगा तो क्या होगा दोस्तों, असत्य है। चूंकि दोस्तों कोई भी संख्या ले लो आप, मैं जैसे 3 को ले रहा हूं, जैसे 3 1 क्या है, 3 1 वास्तविक संख्या होगी दोस्तों, संख्या है, परंतु दोस्तों यह क्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या नहीं। दोस्तों हमने कथन तीनों को देखा, आइए इस पे एक और नजर डालते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, हाँ दोस्तों होती है। क्यों होती है, कारण बताया, क्योंकि वास्तविक संख्या किन संख्याओं का समूह होती है दोस्तों, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये अपरिमेय संख्या क्या होगी, एक वास्तविक संख्या भी को निरूपित करती है, यानी कि एक संख्या होती है। संख्या कथन तो क्या कह रहा है दोस्तों, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होती है, जहां एक क्या है, प्राकृत संख्या होती है। दोस्तों ये कथन असत्य है। क्यों असत्य, क्योंकि दोस्तों -3 किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं। तो कथन भी क्या होता है दोस्तों, असत्य होता है। इसी प्रकार प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या, कि दोस्तों असत्य। क्यों है, क्योंकि 3 क्या है, एक वास्तविक संख्या तो है, और ये क्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं। दोस्तों आज की क्लास में हमने उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, प्रश्न संख्या 1 के कथनों को हल किया है दोस्तों, और बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश की। दोस्तों आप इनका निरंतर अभ्यास करते रहिए, और अभ्यास के द्वारा आपको सब प्रश्न आसान लगने लग